देश का अपना चैनल। आग उगलता सूरज, धोखा देता तापमान और प्रचंड गर्मी के प्रहार से बढ़ता हीट स्ट्रोक का खतरा, तेज सिर दर्द, सांस और धड़कन में तेजी, चक्कर, उल्टी और बुखार का आना हो सकते हैं हाइपरथर्मिया के लक्षण। कड़ी धूप में हीट स्ट्रोक कहीं बिगाड़ न दे आपकी सेहत। लक्षण, उपचार और जागरूकता। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव, केवल दूरदर्शन किसान पर। ऐसा कब तक चलता रहेगा खुदीराम? रोकने के लिए हमें ही कुछ करना होगा प्रफुल्ल। लेकिन उसके बाद हमारा यहाँ से बच के निकलना मुश्किल होगा। मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक बहादुर क्रांतिकारी। अगर भाग नहीं पाया तो पकड़ा भी नहीं जाऊंगा। तुम अंग्रेजों ने अपनी क्रूरता सबको दिखाई है। हमारे पास सिर्फ एक मौका होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। भारत माता की जय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हम बात करते हैं आपकी सेहत की। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सूर्य की किरणें आग उगल रही हैं। पूरे देश में जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी पूरे शबाब पर है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत पूरे ओडिशा गर्मी के प्रकोप से करा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लू के प्रकोप से बेहाल हैं और डिहाइड्रेशन समेत कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है, जरूरत है कि आप सावधान रहें और जागरूक रहें। विशेषज्ञों की माने तो लगातार काम करते रहने और अधिक देर तक धूप के संपर्क में आने से आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है। बता दें कि इस मौसम में न केवल पेट से जुड़ी बीमारियां होती हैं, बल्कि डिप्रेशन, एंजाइटी और कई प्रकार के इन्फेक्शन का भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हो जाती है वो है हीट स्ट्रोक या सनस्ट्रोक की। ऐसे में ज़रूरत है कि हम सनस्ट्रोक के लक्षणों को जल्दी से जल्दी पहचानें, क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी भी होती है और इसका एक तरीके से प्रभाव आपके जीवन पर भी हो सकता है। जीवन में धमकी देने वाली स्थिति, जिसे कहते हैं लाइफ थ्रेट जैसी स्थिति हो सकती है। तो आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे कि तेज गर्मी में किस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे अपना ख्याल रखें। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि खेत खलिहान में काम करने वाले ग्रामीण अपना और अपने नवजात बच्चों का ख्याल किस प्रकार से रखें। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के स्वस्थ किसान के विषय पर। आज का हमारा विषय है कड़ी धूप में हीट स्ट्रोक, कहीं बिगाड़ न दे आपकी सेहत, लक्षण और उपचार। यानी गर्मी से कहीं आपकी सेहत ना बिगड़ जाए, इसी पर आज हम बात करेंगे। अगर आपको या परिवार में किसी और व्यक्ति को तापघात या हीट स्ट्रोक से संबंधित कोई समस्या है, किसी अन्य बीमारी से परेशान है, या फिर आप अपने स्वास्थ्य के बारे में कुछ पूछना जानना चाहते हैं, तो भी आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बेझिझक हमें कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें। ये नंबर आपके लिए अगले 1 घंटे तक उपलब्ध रहेंगे। हमारे टोल फ्री नंबर देखिए आप, 1800-1130 और दूसरा नंबर है 1800-113061। नंबर आप फिर से देख लें, स्क्रीन पर हम लगातार आपके लिए चलाते रहेंगे। यहाँ से आप नंबर नोट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं। और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 बड़े विशेषज्ञ, जो कि पूरे 1 घंटे तक आपके साथ रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे। और हमारे साथ जो मेहमान, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष गिरी जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और आप लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल
हॉस्पिटल के भी डायरेक्टर रह चुके हैं इससे पहले, तो लंबा अनुभव है आपका। और आपसे हम समझेंगे कि शुगर, बीपी और न्यूरो की जो दवाएं हैं लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए तेज़ धूप और भीषण गर्मी किस हद तक खतरनाक हो सकती है, इसका किस तरह से उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकता है और इसमें कैसे अपना बचाव करें। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं हमारे साथ डॉक्टर मनोज निसरी जी हैं। आप भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में सलाहकार हैं और आपसे हम समझेंगे कि इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में किस तरह की सावधानी बरतें। आयुर्वेद के अनुसार कैसा हमारा खान पान होना चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर ना पड़े। बहुत बहुत स्वागत है दोनों मेहमानों का एक बार फिर से कार्यक्रम में। तो आज हम बात करेंगे इसी हीट स्ट्रोक की, गर्मी के मौसम के बारे में कि कैसे गर्मी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है और ये गर्मी हमें बेदम भी कर सकती है। तो आगे हम बढ़े, आपकी कॉल्स ले, आपकी ईमेल्स ले, उससे पहले गर्मी पर एक विशेष रिपोर्ट हमारी देख लें। सारी दुनिया में हंगामा बरपा है और बहुत तेजी से धरती की आबोहवा बदल रही है। जहां ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र में पानी बढ़ रहा है, वहीं नदियां सूख रही हैं। और तेजी से बदलते हुए इस मौसम का असर लगभग सभी व्यक्ति पर पड़ रहा है, फिर चाहे वो शहर हो या गांव। ग्रामीण क्षेत्रों सहित लोग डिहाइड्रेशन से बीमार हो रहे हैं। गौरतलब है कि तेज धूप से जहां इलेक्ट्रोलाइट के असंतुलन की शिकायत हो जाती है, वहीं सूरज से निकलती सीधी पराबैंगनी किरणें आंख और त्वचा को भेदने से भी बाज नहीं आती। कई तरह के इन्फेक्शन, एलर्जी के अलावा तेज धूप से जब हमारा शरीर तापमान पर यानी हीट पर अपना नियंत्रण खो देता है, तब ऐसी स्थिति में पसीना आना भी बंद हो जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, एंजाइटी और थायराइड जैसी समस्याएं दिखने लगती हैं। लेकिन अक्सर लोग इन लक्षणों को अनदेखा कर देते हैं, पहचान नहीं पाते। बता दें कि पसीना न आने से त्वचा सूख जाती है, शरीर में पानी और नमक की कमी होने से बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है। तो इसी मौसम में सबसे बड़ी समस्या होती है हाइपरथर्मिया की। जी हाँ, हाइपरथर्मिया, जिसकी चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे और बूढ़े आते हैं। बता दें कि हाइपरथर्मिया को साधारण बुखार मानना आपके लिए सबसे बड़ी भूल साबित हो सकता है। और ये भूल इसलिए कि हमारे दिमाग में हाइपोथैलेमस नामक एक ग्रंथि होती है जो शरीर के तापमान को यानी शरीर के हीट को बैलेंसिंग रखती है, संतुलित रखती है। लेकिन तेज गर्मी के कारण कई बार इस ग्रंथि में कमजोरी आ जाती है और तापमान का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो अपना संतुलन खो देता है, जिसकी वजह से तेज सिर दर्द होने लगते हैं, सांस का तेजी से लेना, दिल का तेजी से धड़कना, त्वचा लाल हो जाना, चक्कर आना और उल्टी जैसे तमाम लक्षण नजर आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप हाइपरथर्मिया के शिकार हो सकते हैं। बता दें कि गर्मी के मौसम में दूषित जल पीने, कटे छटे खुले खाद्य पदार्थ खाने से आप फूड पॉइजनिंग, टाइफाइड, हैजा, पीलिया के भी शिकार हो सकते हैं। जी हाँ, इसी मौसम में सांस के द्वारा फैलने वाले रोग, खसरा या मीजल्स भी हमला करता है। खासकर ये मौसम ज्यादातर बच्चों पर भारी पड़ती है, इसलिए विशेषज्ञ इस रोग से बचने के लिए बच्चों को MMR के टीके लगाने की सलाह देते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए कि आप नवजात शिशु के बुखार की जांच करें और नियमित करते रहें। और हाँ, एक बात और, बुखार में भी बच्चे को स्तनपान कराना न भूलें, उसे स्तनपान कराते रहें। बता दें, स्तनपान नहीं कराने से बच्चे में पानी की कमी हो सकती है। जी हाँ, एक बात और बता दूं, बासी से परहेज करें और ताज़ा खाना खाएं। जहां तक संभव हो बाहर के खाने को अवॉइड ही करें। और क्या, बस यदि आप इन बातों पर करेंगे अमल तो जाहिर है नहीं पड़ेगा आपकी सेहत पर कोई असर। बहरहाल, यदि किसी शारीरिक परेशानी से हैं आप बेहाल, तो हमारे एक्सपर्ट से पूछिए ना,
अपना सवाल राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। गर्मी से बचाव के लिए खुद को अनुकूल बनाने पर ये थी हमारी ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, जागरूकता से भरी हुई ये रिपोर्ट अभी आपने देखी। चलिए अब बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर गिरी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ रहा है, हीट वेव्स चल रही हैं, और इसके अलावा एक और जो समस्या साथ ही साथ देखने को मिल रही है वो है मच्छरों का पनपना। यानी डबल यहाँ पर समस्या हो गई। एक तरफ तो गर्मी है, वही मच्छर भी परेशान कर रहे हैं कि आप सोचें कि चलो दिन ढलेगा तो थोड़ी राहत होगी, और इससे बुखार जैसी समस्याएं आ रही हैं। बहुत केसेस हम देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में बढ़ रहे हैं। इसे किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, मौसम चेंज जब होता है तो गर्मी तेज आने की वजह से आदमी के शरीर पर उसका काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। आजकल नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया की यदि हम बात करते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री एवरेज से ज़्यादा चल रहा है। जब भी हमारा शरीर 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बियॉन्ड एक्सपोजर यदि हीट का होता है, और वो भी थोड़ा ज़्यादा लंबे टाइम तक यदि होता है, तो उसके बैड इफ़ेक्ट्स बॉडी पे सबसे ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट आता है हमारी अपनी इम्यूनिटी पे, और इम्यूनिटी के बाद सेकंड जो चीज़ें होती हैं वो हार्मोनल चेंज हमारी बॉडी में आने शुरू हो जाते हैं। हार्मोनल चेंज से कई बीमारियों पे इफ़ेक्ट आते हैं। इसके साथ ही यदि लंबे टाइम तक हीट वाले एरिया में या सन में आदमी रहता है, खुली धूप में रहता है, जब तेज़ धूप पड़ती है तो उसके शरीर से पानी और नमक ज़्यादा स्वेटिंग होने की वजह से वो कम होता चलता है। यदि ये सिचुएशन यहीं रुक जाए और आदमी एडिकेट पानी लेता है, या पानी जैसे दूसरे जो पेय हैं जैसे कि नींबू का पानी है, छाछ है, नारियल का पानी, ऐसी यदि चीज़ें लेगा तो वो हमारी उससे आपूर्ति हो जाती है और बॉडी अपने सिस्टम को मेंटेन कर पाती है। लेकिन यदि एक्सपोजर ज़्यादा रहे, धूप का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है, यानी कि लंबे टाइम तक धूप में है, तो बॉडी का पानी कम होने की वजह से शरीर से पसीना निकालने के लिए भी पानी नहीं बचता। यानी कि इस टाइम बॉडी का अपना टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसके बियॉन्ड जाना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जो बॉडी के टेम्परेचर को एक पॉइंट पे रोके रखता है। यदि बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो बाहर का टेम्परेचर हमारे शरीर को गर्म करेगा, और बायोलॉजिकल क्लॉक अपने हार्मोनल सिस्टम से बॉडी को कंट्रोल करते हुए वापस 37 डिग्री पे लेके आएगा। लेकिन जब ज़्यादा एक्सपोजर हो तो बायोलॉजिकल क्लॉक फेलियर हो जाता है, उसकी वजह से बॉडी अब गर्म होनी शुरू हो जाती है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। यदि टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बियॉन्ड चला जाता है तो हम बोलते हैं कि उसको हाइपरथर्मिया हो गया। ये वो वाली सिचुएशन है जिस टाइम के शरीर उसका लाल हो जाता है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि एक्जिला, यानी कि जिसको कांख भी बोलते हैं, उसमें आमतौर पे सीलन रहती है, यानी कि वहाँ पसीना रहता है। यदि किसी व्यक्ति का टेम्परेचर ज़्यादा है और उसकी जो एक्जिला में यदि पसीना नहीं है तो इससे पता लगता है कि उसको हाइपरथर्मिया हो गया। इसके साथ ही यदि टेम्परेचर आप देखेंगे तो उसका आमतौर पे टेम्परेचर 104 के बियॉन्ड होगा, उसको बहुत एक्सट्रीम वीकनेस महसूस होती है, प्यास ज़्यादा लगती है, साथ ही कई बार बेहोशी टाइप आने लगती है, इरिटेबल होने लगता है, और वो एंग्शियस होता है, और कई बार गिरने का डर रहता है कि उसको चक्कर आ जाता है या गिर भी जाता है। जी। यही सिचुएशन है कि वो डिहाइड्रेशन के फेज में चला गया। जी। यहीं पे कुछ लोगों में उल्टी भी शुरू हो जाती है और दस्त भी लग जाते हैं, वो एड ऑन कॉम्प्लिकेशन हो गया, क्योंकि पानी शरीर में पहले ही कम है और जो कुछ है तो वो भी उल्टी से और दस्त के थ्रू उसका निकलना शुरू और गंभीर सिचुएशन हो जाती है, और इसीलिए बहुत सिम्टम्स को समझना बहुत आवश्यक है। सर, एक कॉलर है, पहले हम उनका कॉल ले लेते हैं। नंद स्वरूप जी हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ, नमस्कार सर। मैं जानना ये चाहता हूँ कि कैसे से हम लोग किसान हैं तो दिन में ही काम करते हैं, घाम में काम करते हैं खेतों में, तो हमें कितनी देर तक घाम में काम करना चाहिए, फिर हमें आराम करना चाहिए, फिर कितना काम करना चाहिए, जिससे ये जो गर्मी धूप से जो बीमारियां पैदा होती हैं, तो इससे बचने के लिए हमें कौन कौन से उपाय, कौन कौन एहतियात बरतने चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, किसानों के लिए आपने प्रश्न किया है ये। तो डॉक्टर मनोज, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कहा कि धूप में किसानों को काम करना होता है, और अभी तो कटाई भी हो ही रही है, गेहूं की कटाई कर रहे हैं बहुत सारे किसान अभी भी, तो ऐसे में किस तरीके से वो योजना बनाई, ये फिर कह सकते हैं कि कितने देर के खेत में काम कर रहे हैं, तो साथ ही साथ उन्हें किस तरह की व्यवस्था रखनी चाहिए कि पानी की कमी ना हो, क्योंकि एक धुंध सी हो जाती है जब कटाई का समय होता है, किसान काटता सोचता है इतना और निपटा लूँ,
और वहीं कई बार समस्या गंभीर हो जाती है। बिल्कुल, ये संयुक्तिक प्रश्न है और ये बहुत प्रैक्टिकल है। तो इसमें पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो शरीर का हमारा जो पानी है शरीर के अंदर, वो शरीर के अंदर का पानी जो है वो निकल ना जाए, और जो बाहर की जो धूप है वो धूप से हम कैसे बचें। तो एक तो पहला ये है कि हम शरीर के ऊपर कुछ इस प्रकार से कपड़े पहने कि जो बहुत टाइट ना हो, जो बहुत कम भी ना हो। तो एक तो कपड़े इस प्रकार से ढीले पहनने चाहिए कि जिसमें आपका जो हवा जो है वो आपकी आनी चाहिए। उसी प्रकार से अपने सर को ढकना चाहिए। तो सर को जैसे नॉर्थ इंडिया में जो है वो गमछा बांधते हैं, तो गमछा बांधने से सर है, कान है, उसको ढका रहता है। उसको अगर हल्का सा पानी भी हम उसमें लगाएंगे तभी सर ठंडा रहता है। अगर बहुत गर्मी है तो कई जो प्रदेश हैं जो बहुत गर्मी होती है तो वहाँ पे प्याज रखने का भी एक रिवाज है, और ये प्याज रखने का जो रिवाज है उससे भी ये वो ठंडापन जो है वो दिमाग में वो बना रहता है, जिसके कारण उसका असर नहीं होता। उसके साथ साथ में हमें पानी है तो पानी पीना चाहिए। जो भी पानी हमें वहाँ पे उपलब्ध हो, जो अच्छा पानी हो, पीने लायक पानी हो, उस पानी को पीना चाहिए। पानी के अलावा उसमें अगर अब नींबू पानी मिलता है तो नींबू पानी को हमने लेना चाहिए। जब पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, और विशेषतः ये जो अभी मौसम जो है इसमें सूखी गर्मी ज़्यादा होती है, और सूखी गर्मी के कारण शरीर में शायद पसीना ना हो लेकिन पानी शरीर का उड़ जाता है, और उसी के साथ साथ में शरीर में जो नमक है उसकी भी कमी हो जाती है। तो उसलिए हमें थोड़ा सा नमक पानी में मिला के उसको पीना चाहिए। और वो जो अलग अलग फल आजकल मिलते हैं, जैसे खीरा है तो खीरे को हमें खाना चाहिए, या तो जिसमें रस ज़्यादा है तो ऐसे जो फल है, अगर अंगूर मिलते हैं तो अंगूरों को खाना चाहिए। तो खीरा आमतौर पे मिल जाता है तो इनको हमें खाना चाहिए। अगर नारियल पानी मिलता है तो नारियल लेना चाहिए। गन्ने को भी हम ले सकते हैं, गन्ने का रस आसानी से मिल सकता है। बेल का पन्ना मिलता है, आम का पन्ना मिलता है, तो इनको हमें लेना चाहिए। भी सर लिक्विड बना करके लेते हैं गाँव वगैरह तो इसको अगर हम लेते रहेंगे तो इससे हमें तकलीफ नहीं होगी जी। और इनका ये भी सवाल था कि कितने देर तक लगातार खेतों में काम कर सकते हैं, कि मतलब कितनी देर तक उन्हें लगातार करना चाहिए, क्या बीच बीच में उन्हें रेस्ट लेना चाहिए, इंटरवल करना चाहिए सर? इसमें कितनी देर के बजाय मैं ये कहूँगा कि जैसे जो खेत का काम है तो सुबह गर्मी ज़्यादा नहीं होती, तो सुबह जल्दी जाके हम काम करेंगे, और जिस समय बहुत ज़्यादा गर्मी में है तो उसमें हम खुद को अगर एक्सपोज ना करें, और जब गर्मी है तो छाया में रहे, तो उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम जो खेत का काम है उसको निपटा सकते हैं जी। बिल्कुल सर, एक और मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि देखिए गर्मियाँ जब बढ़ती है तो कहते हैं कि बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी होने लगती है, माइग्रेन की समस्या होना, कई बार लोगों को याददाश्त की भी समस्या देखने को मिलती है, और इसके साथ साथ और भी डिप्रेशन जैसी एक चीज़ें हैं वो भी देखने को मिलती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, उस पर मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन एक कॉलर हैं इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी देर से, उनसे हम बात कर लेते हैं पहले। हेलो, राकेश जी हैं जिन्होंने हाथरस से हमें कॉल किया है जी, उत्तर प्रदेश से हमारे कॉलर राकेश जी। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है मैडम जी कि मैं 60 साल से ऊपर की उम्र है मेरी, तो अभी थोड़ा दिन में निकलना ही पड़ता है, तो इसी से गर्मी से राहत के लिए क्या किया जाए? गर्मी से राहत के लिए क्या करें? ठीक है, पानी किस तरीके से पिए, मतलब आरओ का पानी पिए या कैसा गर्म करके ठंडा करके पिए उसको? दूसरा, हल्का सर में दर्द भी रहता है गर्मी की वजह से। ठीक है, डॉक्टर सुभाष क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है ये तो गांव के लिए नहीं बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए, ये जो अभी आप समाधान बताने वाले हैं, हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब गर्मियाँ बहुत है, तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है, तो घर से बाहर निकलते हुए किस तरह की व्यवस्था रखें या किस तरह की सावधानियाँ बरतें। सर डॉक्टर सुभाष क्या बताना चाहेंगे? ये मैं सभी किसान भाइयों और सभी देशवासियों को बोलना चाहूँगा कि नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में इस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी एरिया में जिस भी व्यक्ति को काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है वो अपना टाइम एडजस्ट करे। किसान भाई को मॉर्निंग में 3 या 4 बजे जाके अपने खेत जोते या कटाई का काम करे और 12 बजे तक अपना काम ख़त्म कर ले। 12 से 4 के दौरान कोई भी व्यक्ति कोशिश करे कि उसे बाहर ना जाना पड़े, और यदि फिर भी उसको 12 से 4 में भी किसी इमरजेंसी की वजह से निकलना पड़ रहा है तो वो अपने साथ एक तो पानी ज़रूर लेके जाए। जब भी प्यास लगे पानी पिए, साफ पानी अपने साथ रखे। सिर पे, जैसे कि दूसरे विशेषज्ञ ने बताया आपको कि सिर पे जैसे
सूती कपड़ा बांधते हैं, यदि हम गमछा बांध लेते हैं, दुपट्टा बांध लेते हैं, तो वो हमें धूप से बचाता है। इसके साथ ही पूरी बाजू के और पूरे कपड़े पहने ताकि धूप डायरेक्ट शरीर को वो ना कर पाए। कुछ जगह पे यदि लगता है, कुछ लोगों की ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, उनको सन बर्न होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ तक कि कुछ क्रीम भी हैं, वो क्रीम भी लगा सकते हैं, लेकिन किसान भाइयों के लिए मैं क्रीम एडवाइस नहीं करूँगा। उनके टाइम के ही हेर फेर में मैं बात करना चाहूँगा कि वो अपना टाइम फिर दोबारा से जो करने का है, कटाई का है, जुताई का है, वो 4 बजे के दोबारा 4 बजे के बाद दोबारा शाम को करें। इस तरह से यदि आप करेंगे, पानी का इंतजाम जरूर रखें जहाँ पर व्यायाम करते हैं, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। हम 4 बजे वाला जो टाइम है, उस टाइम पे सूरज ढल जाता है, टेम्परेचर कम होने लग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाला टाइम आप मकान में पंखे के नीचे या कूलर के नीचे या पेड़ के नीचे छाया में अपने आप को रखिए, और इसी से आपकी सेहत बनी रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, कई बार बहुत ज़्यादा जब ये सूखी गर्मी होती है तो इस हीट का, इस गर्मी का, सूखी हवा का आंखों पर भी असर पड़ता है। हम देखते हैं कि कई बार आंखें भी सूखने लगती हैं, नमी कम होने लगती है, तो मुझे लगता है उससे आंखों को भी सुरक्षित रखना चाहिए, उसके लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। एक दर्शक हैं, विपिन है, जिन्होंने हमें मध्य प्रदेश के सागर से कॉल किया है। आइए बात करते हैं विपिन जी से। विपिन जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्कार मैम, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैम ये था कि अभी गर्मियों के मौसम में देखा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा शादी ब्याह चल रहे हैं और लोगों को उसमें जाना भी पड़ता है, तो खान पान पे क्या विशेष ध्यान दें, क्योंकि शादियों के निमंत्रण भी आते हैं और एक दिन में 2-3 जगह भी जाना पड़ता है, तो ऐसे में कैसा क्या खाएं और कितना खाना चाहिए, इसके बारे में बताएं। और दूसरा सवाल मैम ये था कि जिस प्रकार से बरसात में लोग बीमार होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं संक्रमण फैल सकता है, तो दूरी बना के रखें, तो क्या जो गर्मियों में अभी जो बीमारियां हो रही हैं, मतलब उल्टी दस्त से ज्यादातर होता है, धूप लगने से लू लग जाती है, तो क्या इसको भी एक दूसरे को बचने की आवश्यकता है या फिर ऐसा नहीं हो सकता? ठीक है, बहुत अच्छे सवाल हैं। पहला सवाल तो आपने जो बताया कि आपको कई ऐसे कार्यक्रमों में जाना पड़ता है जहाँ पर आप बच नहीं सकते हैं, और वहाँ पर जो भोजन होता है उसको लेकर किस तरह की सावधानी बरते, तो मैं जानना चाहूँगी सर डॉक्टर मनोज की ओवरऑल बात कर लेते हैं कि इस मौसम में हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, किस तरह का आहार हमें लेना चाहिए, और अगर हम जब ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जैसे कि उन्होंने शादी ब्याह का जिक्र किया, तो वहाँ पर हम किन चीज़ों को लें, किन्हें अवॉइड करें। ये शादी ब्याह का भी मौसम होता है और गर्मी भी होती है, और ये बिल्कुल एक सही सवाल है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो हमें जो सफाई है, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, तो चाहे वो खान पान की सफाई हो और अपनी भी जो है, जैसे खाने के पहले हम हाथ अच्छी तरह से धो के वो फिर खाना खाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसी के साथ साथ में जो प्लेट है, थाली है, कटोरी है, तो वो भी बहुत साफ़ होना चाहिए। जो पानी पिएंगे वो साफ़ होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पानी की कमी के कारण जो अलग अलग जो बीमारियां हैं वो केवल पानी के कारण नहीं होती, जो अलग अलग बैक्टीरियाज है या वायरस है तो उसके कारण भी होती है। तो ये जो फैलाव जो उनका है वो इसके माध्यम से भी हो सकता है, तो इसलिए सफाई रखना ये बहुत ज़रूरी है। ये पहली बात मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात यह है कि इस गर्मी का मौसम है तो इसमें तेज़ जब खाना या बहुत मसालेदार खाना या बहुत गर्म खाना, तो इस प्रकार से जो खाना होता है इसको हमें अवॉइड करना चाहिए, और जो खाना शरीर में एक ठंडक पैदा करे, शरीर को पानी दे दे, इस प्रकार से जो एक संतुलित और वो सामान्य आहार है उसको लेना चाहिए। तो उसमें कई सारे पदार्थ आते हैं, जैसे खीरा है, दही है, छाछ है, और नींबू शरबत है, शिकंजी है, शरबत है, तो ये सब खा सकते हैं आप। वो जो सब्जियां हैं, कई सारी सब्जियां आज जो मार्केट में आती है, जैसे तोरी है या लौकी है, इनका आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन ये जो खाना जो है उसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला ना हो, तेल बहुत ज़्यादा ना हो, इस प्रकार से अगर हम रखते हैं तो इसका फ़ायदा जो है वो आपको सभी को होगा, और इससे हम अपनी सेहत को बचा सकते हैं। जो पेठा होता है, पेठा बहुत एक अच्छे और ठंडा एक पदार्थ है, और पेठे की सब्ज़ी एक अच्छी भी बनती है। पेठे का रस निकाल के, पेठे के रस को अगर पिएंगे तो शरीर ठंडा रहता है, और पेठे का फ़ायदा जो है वो दिमाग को भी होता है, दिमाग भी अपना ठंडा रहता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर हम आहार विहार रखेंगे हमारा, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा।
एक पहले जो हमारे दर्शक थे उन्होंने एक सवाल पूछा था कि क्या आरओ का हम पानी पिए क्या? आरओ का पानी उबाल के और ठंडा करके, तो ये मेरा मानना है कि आरओ के पानी की ज़रूरत नहीं है। आरओ में कई बार क्या होता है कि जो आवश्यक सॉल्ट्स जो होता है वो भी निकल जाते हैं, लेकिन केवल मटके का भी पानी अगर पिएंगे, साफ़ सुथरा पानी हो, उसे आप कपड़े से छान सकते हैं, उबाल के छान सकते हैं और मटके में भर के रखो तो वो पानी ठंडा हो जाता है और ये आपको ठंडक पहुंचाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका सेवन कर सकते हैं। जी जी। अच्छा सर, मैं दूसरा मेरा सवाल है संक्रमण वाला। ये जो जानना चाहते हैं कि आप बीमारी जो इस मौसम में होती है क्या दूसरे लोगों को वो पहुंच सकती है, संक्रमण हो सकता है, मैं इस पर आऊँगी, लेकिन एक कॉलर है, पहले हम उनका सवाल ले लेते हैं। और हमारे साथ अनुराधा जी हैं जिन्होंने राजस्थान से कॉल किया है। जी अनुराधा जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे गले में बहुत ज्यादा जलन रहती है। अच्छा, ये गर्मियों के मौसम में होता है? हाँ, ये गर्मियों के जलन बहुत ज्यादा हुई है, लगे क्या जलन 24 घंटे रहती है, जलन बढ़ती रहती है गले में। हाँ, ठीक है। पीती हूँ ना तब भी आराम नहीं आता, खाना खाने के जस्ट बाद हो जाती है। सर कुछ पूछना चाहते हैं आप मुझसे? खट्टी डकारें भी आती हैं आपको इसके साथ, और कुछ ये किसी खास खाने के साथ संबंध है इसका? कौन से तरह का खाना खाने से ये होता है? मतलब कि और भी खाना खाती हूँ ना मैं, कुछ भी नॉर्मल रोटी सब्जी वगैरह उससे। तो क्या खट्टी डकारें भी आपको आती रहती हैं? नहीं, खट्टी डकार पेट फूला रहता है। पेट फूलता है या पेट में भी दर्द रहता है? हाँ। देखिए, यदि आपका गला वैसे इन्फेक्शन नहीं है तो ये जो आप बोल रहे हैं इसमें आपको जो स्टमक के अंदर हमारा एसिड होता है जो खाना पचाने के काम आता है, कुछ लोगों में वो ज़्यादा बन जाता है। वो आमतौर पे हमारा संतुलित आहार ना होने की वजह से या कुछ और दूसरी बीमारियां या टेंशन और इस तरह से ज़्यादा एसिड स्क्रीट होने की वजह से होता है। तो ये जो एसिड है और जो हमारा जूस जो हमारे स्टमक में वो खाने की नली में आ जाता है, जिसकी वजह से गले में जलन महसूस होती है। तो इसके लिए आमतौर पे हम ये बोलते हैं कि भाई आप कम खाना खाइए, ठंडा खाना खाइए, मिर्च मसाले वाला मत खाइए, चाय कॉफ़ी मत पीजिए। उसके साथ ही खाना खाने के आधे या 1 घंटे तक आमतौर पे टहलकर खड़े होकर रहिए, सीधे लेटिए मत। और बिस्तर यदि फिर भी रहता है तो बिस्तर को अपना थोड़ा सा हेड एंड को थोड़ा सा रेज करके उठा के उस पे आप लेटिए, तो इससे ये चीज़ें सुधर जाएंगी। यदि फिर भी नहीं सुधरती तो आपको एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वो फिर हम जैसे कोई एंडोस्कोपी या प्रोसीजर करके उससे हमें क्लियर कट डायग्नोसिस हो जाता है तो उसके स्पेसिफिक मेडिसिन फिर अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल। उसी प्रकार से मैं थोड़ा इनको जोड़ना चाहता हूँ कि आमतौर पे एक रिवाज होता है कि हम बहुत मिर्च खाते हैं, बहुत लहसुन खाते हैं, अदरक ज़्यादा खाते हैं और ये मानते हैं कि लहसुन फ़ायदेमंद है, तो इसको भी ज़्यादा खाने से ये जलन होती है। तो ये खाना हम कम करें और इसके बदले इस मौसम में हम नारियल को अगर ज़्यादा खाएंगे तो उसका फ़ायदा होगा। जैसे मैंने पहले कहा कि पेठा है तो पेठे को खाने से फ़ायदा होगा। धनिया का इस्तेमाल अगर हम ज़्यादा करेंगे उससे भी फ़ायदा होगा। तो ये हमारे किचन में जो अलग अलग जो पदार्थ होते हैं इससे हम ये जलन जो है वो कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और डॉक्टर सुभाष अभी कुछ और बातें भी कहना चाह रहे थे, लेकिन अभी हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो विपिन जी का जो दूसरा सवाल था यानी संक्रमण फैलना, उस पर मैं भी बात करूंगी और सर के कुछ और सजेशंस भी हैं वो भी हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। किसी फसल के बारे में, किसी तकनीक के बारे में या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियां। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुंचे हैं चंबल के बीहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहां पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें। देखिए कृषि विशेष में बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषि विशेष बुधवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज के स्वस्थ किसान में हम बात कर रहे हैं बढ़ती हुई गर्मी में जो कई स्वास्थ्य समस्याएं भी सामने आ जाती हैं, उन्हें कैसे आप समझें, उनके लक्षण को कैसे पहचानें और सही समय रहते हैं उनका कैसे उपचार करें। इसके अलावा इस बढ़ते हुए तापमान में आप अपने आप को कैसे हीट स्ट्रोक से सुरक्षित रख सकते हैं, आपका खान पान कैसा होना चाहिए और घर से बाहर जब निकले तो किन सावधानियों को ध्यान में रखें, इस पर भी हमने चर्चा की। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे दर्शक विपिन जी का एक सवाल था कि क्या जो संक्रमण है वो ज़्यादा होता है, हम क्या संक्रमण से बच सकते हैं, क्या हमें इसके लिए कुछ खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है? डॉक्टर सुभाष जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़्यादा गर्मी के दौरान आपने देखा होगा खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ना। एक तो शरीर उस टाइम पे कमज़ोर है, ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारा इम्यूनिटी भी डाउन है। ऊपर से जो खाना है यदि गर्मी में बना है, गर्मी में छोड़ रखा है तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसके अंदर भी जो मिठाइयाँ सबसे जल्दी ख़राब होती हैं। कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, वो भी बहुत जल्दी ख़राब होता है। तो ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए गर्मी में। स्पेशली जिस भाई ने पूछा था कि हमें शादी में जाना पड़ता है, शादी में ये चीज़ें ना खाएं। और दूसरा, मैं सभी देशवासियों को ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि शादी के दौरान आजकल हम बहुत सारी स्टॉल्स लगाते हैं, उसके अंदर वो फास्ट फूड वाला सारा का सारा आइटम सर्व करते हैं, जिसके अंदर वो प्रेपरेशन है डालडा घी या तेल में की जाती है और उसमें ट्रांस फैट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। कृपया उसका सेवन ना करें। ये सच है कि सलाद ज़्यादा खाएं, फ्रूट्स जो रेशेदार फल हैं वो ज़्यादा लें, और जिसमें जूस होता है वो जूसी फल ज़्यादा लें, विटामिन सी वाले फल ज़्यादा लें। डायरेक्ट शुगर कंटेंट जिसमें है, जैसे कि आपका ग्लूकोज किसी में डाल रखा है या शुगर डाल रखा है, या आपकी कोल्ड ड्रिंक्स है, आपके जो जूस के क्या बोलते हैं इनको, हाँ शेक्स टाइप के, ये अवॉइड करने चाहिए। इसके साथ ही एक और बात देखने को मिलती है कि डायबिटिक पेशेंट्स जब बाहर जाता है गर्मी की वजह से उसका शुगर और ज़्यादा ख़राब होता है, और जब वो शादी के दौरान ये तले हुए ज़्यादा या फास्ट फूड या ज़्यादा जिसमें मिठाई है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट ज़्यादा, वो खाता है तो उसका शुगर और बढ़ जाता है। तो इस तरह से करके कुछ परहेज हमें अपने अंदर लाने पड़ेंगे और हमें अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करके संतुलित आहार की तरफ जाना होगा। यदि हम संतुलित आहार यदि फॉलो नहीं करेंगे तो नेचुरली एक गर्मी का प्रभाव है, ऊपर बाहर का जो वातावरण है उसकी वजह से हमारा खाना भी जल्दी खराब हो रहा है, ये चीज़ें हमें इफेक्ट करेंगी। जहाँ तक संक्रमण की बात है, इस दौरान भी वायरल इलनेस भी आजकल कई बार ज़्यादा होती हैं, और कई बार डायसेंट्री या डायरिया आपने देखा होगा। डायरिया आमतौर पे हमें गंदा पानी पीने से या जो खाना खराब हो चुका है उसकी वजह से होता है। इसमें कोलरा बड़ा फेमस है। जैसे उन्होंने बोला कि हम डिस्टेंस बना के रखें, कोलरा एक इतना फास्ट स्प्रेड करता है कि यदि वो हाथ भी आप उस आदमी से, उसके इन्फेक्टेड हैंड से आपका मिल जाए तो आपको कोलरा होने की संभावना है। इसलिए खाने से पहले हाथ अवश्य धोएं और खाने के बाद भी बिल्कुल। तो हाइजीन मेंटेन करना तो देखिए हर मौसम में आवश्यक है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो। खान पान का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। बैलेंस डाइट आपको हमेशा लेनी होगी और अपना एक स्वस्थ लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा। लता जी हैं हमारे साथ, एक दर्शक जिन्होंने महाराष्ट्र से फ़ोन लगाया है। लता जी से बात करते हैं। लता जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या प्रश्न है? हेलो, टेलीविजन को पहले म्यूट कर दें लता जी। लता जी, मुझे सुन पा रही हैं आप? हेलो जी लता जी, बताइए क्या सवाल है? मेरे को बहुत पसीना आता है गर्मी की वजह से, और पूरा एकदम पसीना अचानक आ जाता है, बंद हो जाता है, और पेट में दर्द हो रहा है, जुलाब होता है, और उल्टी आई तरीका हो रहा है। ठीक है डॉक्टर मनोज, ये एक मैं देखती हूँ कॉमन समस्या, बहुत सारे लोगों की समस्या होती है कि इतना जी फिल्टर का पानी पीते मड़के में डाल के। ठीक है, आपकी समस्या सुन ली हमने। डॉक्टर मनोज, पसीने की जो स्वेटिंग है कई लोगों को बहुत ज़्यादा होती है कि कई बार जो कपड़े होते हैं उनमें निशान तक बन जाते हैं, तो ये ज़्यादा स्वेटिंग होना ये सामान्य है या फिर अगर किसी को इतनी ज़्यादा हो रही है कि सॉल्ट बॉडी से निकल रहे हैं तो उसको लेकर उन्हें थोड़ा सजग रहना चाहिए? जी बिल्कुल, ये एक हीट एग्जॉशन जिसको कहते हैं, तो इसका ये एक सिम्टम हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ में हमें ये भी देखना होगा कि पसीने के साथ में जो पसीना आ रहा है वो ठंडा पसीना आ रहा है कि जो आम नॉर्मल पसीना होता है वो पसीना है। अगर ठंडा पसीना अगर हो रहा है, अगर हमारी जो त्वचा है वो स्किन जो है वो अगर ठंडी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली ये हीट एग्जॉशन का एक वो कारण हो सकता है।
और जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट लेनी होगी और हमें धूप से या गर्मी से बचाना होगा। जैसे अभी इन बहन ने जब वो जो कंप्लेंट करी है कि इनको बहुत पसीना आता है, गर्मी होती है, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो खाना पकाना है तो खाना पकाते समय हम वो जो आम तौर पे गैस वगैरह जो है, अगर जल्दी इसको ये करेंगे और डायरेक्ट जो लकड़ी जला के सिगड़ी को ऊपर ये खाना बनाते हैं तो उसको अगर हम अवॉइड करें तो इससे हम गर्मी से बच सकते हैं। क्योंकि कई बार सीधे कोयले पे खाना बनाना या सीधे लकड़ी पे खाना बनाना तो इससे गर्मी ज़्यादा लगती है, तो इससे हम खुद को बचा सकते हैं। जहाँ पे हम खाना बनाते हैं वहाँ पे अगर थोड़ी खिड़की वगैरह हो तो हवा उसकी आती रहेगी, तो इससे हम खुद को बचा सकते हैं। उसी प्रकार से कपड़े जो है, साड़ी है, तो ये जो हम पहनते हैं वो बहुत टाइट ना पहने, तो इस लेकिन वो उसको जो हम ढीला सा इस प्रकार से पहने रखें कि जिससे हम वो हवा भी चलती रहे और पसीना आएगा तभी वो सूख जाएगा, ये हम कर सकते हैं। पसीने के साथ साथ में जो पानी की कमी होती है उसकी हमेशा हमें पूर्तता करनी चाहिए, तो पानी पीना चाहिए। पानी के साथ, पसीने के साथ में कई बार जो शरीर का नमक है तो वो जो नींबू शरबत है तो इस प्रकार से भी हमें उसको पीना चाहिए जिससे हम फ़ायदा हो जाए। और जो काम है तो उसके ख़त्म होने के बाद में अगर हम पंखे के नीचे बैठते हैं या पंखा चलाते हैं तो इससे हमें फ़ायदा हो सकता है, तो इस प्रकार से हम खुद को बचा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। सर एक और हमारे पास सवाल आया है, ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। हमारे दर्शक हैं रामलाल महतो हैं कानपुर से, और ये कहते हैं कि शरीर की गर्मी के लिए क्या कोई आयुर्वेदिक दवा है जो कि इस मौसम में लेनी चाहिए, जो हमें नियमित लेनी चाहिए अगर गर्मी से बचना है, उसके प्रभाव से बचना है? दवाइयाँ तो बहुत सारी होती है, लेकिन वो दवाइयाँ जो है वो टीवी पे बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि वो तो हर एक व्यक्ति को हमें पहले उसका जांच बताएं, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि जो सामान्य तौर तरीके जो होते हैं, जैसे धनिया, जो साबुत धनिया है तो साबुत धनिया को दरदरा कूट के अगर वो पानी की भिगो के रखते हैं और इस पानी को अगर हम पूरा दिन में पीते हैं तो इससे शरीर में एक ठंडक बना रहेगा। उसी के साथ साथ में पेशाब भी खुल के आने के लिए इसका फ़ायदा होता है। धनिया के साथ में थोड़ा सा जीरा भी हम डाल सकते हैं। इसको हल्का सा हम गर्म पानी बना के उसमें डाल के रखेंगे पूरे रात भर, और सुबह अगर मटके में रखते हैं तो ये पानी ठंडा भी हो जाएगा और इसका स्वाद भी अच्छा रहेगा। तो ये एक सामान्य और आसान तरीका का जो है कि जो हम अपना सकते हैं। बिल्कुल। अब डॉक्टर सुभाष, मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए हम गर्मियों की बात कर रहे हैं तो बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता भी वयस्कों के मुकाबले कम होती है, सेंसिटिव होते हैं, तो गर्मी का प्रभाव भी उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। हालांकि माँ बाप पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चे सुरक्षित रहें, लेकिन बच्चे ये कई बार नहीं मानते और बड़े भी कई बार बच्चे बन जाते हैं, तो उनके लिए क्या विशेष बातें आप बताना चाहेंगे? बच्चों के लिए सबसे पहले बात करते हैं, बच्चे कई बार है ना दोपहर के अंदर भी धूप में खेलते रहते हैं, तो हम सभी को ये ध्यान रखना होगा, माता पिता जी को ध्यान रखना होगा कि बच्चे दोपहर के अंदर स्पेशली 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना जाए, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, तो बच्चे कई बार खेलते हुए बाहर धूप में खेलते रहते हैं और उनको प्यास लगी भी होगी लेकिन खेल छोड़ के वो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको इस पीक आवर में आप बाहर मत भेजिए, अर्ली मॉर्निंग में खेलने देना चाहिए उसको, और शाम को भी आप अलाउ करिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा, यदि बच्चा धूप में गया है तो उसके पानी का आप ख्याल रखिए। यदि उसको ज़्यादा गर्मी लग गई है तो घर के अंदर एकदम आते ही उसको पानी दीजिए, उसका शरीर देख लीजिए, ये टेम्परेचर ज़्यादा लग रहा है तो एकदम उसको नहलाइए, ताकि वो गर्मी के प्रकोप से बच जाए, लू लगने के प्रकोप से बच जाए। और फिर भी यदि कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो इरिटेबल हो रहा है बच्चा बाहर गर्मी में, या उसको बेहोशी टाइप लग रही है, चक्कर आ गए हैं, तो उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाएँ। मीनवाइल उसको रास्ते में ही आप गीले टॉवल से भिगो के रखिए, कॉल करिए एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल लेके जाइए। जी सर, जैसे बीमारियों की भी हम बात कर लेते हैं कि बच्चों को किस किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, और जैसा कि आपने बताया कि डिहाइड्रेशन होने का भी काफ़ी ख़तरा रहता है बच्चों में, तो ये जो लू लगने वाली बात कही आपने, लू लगने का सबसे ऑब्वियस सिम्टम क्या होता है कि हाँ ये लू लग गई बच्चे को? जैसे लू लगने के सबसे पहले जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पानी यानी कि पसीना, बहुत ज़्यादा पसीना आता है शरीर से, यानी कि बॉडी अपने आप को ठंडा रखने की कोशिश करती है, अपना टेम्परेचर मेंटेन करने की कोशिश करती है। एक स्टेज ऐसी आती है जबकि बॉडी का पानी जितना भी बाहर निकल रहा है पसीने के तौर पे, वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। यदि बॉडी का टेम्परेचर किसी का 104 के बियॉन्ड जा रहा है और उसका शरीर गर्म है हाथ लगाने से, और शरीर लाल यानी कि
फेस रेड हो गया है या शरीर लाल लग रहा है, उसके एक्जिलाज ड्राई हैं, उसको पेशाब आना कम हो गया, ये सिम्टम्स हैं कि उसको लू लग गई। अब इसमें आगे सीवियरिटी की बात यदि हम करें तो सीवियरिटी में इसके इफ़ेक्ट ब्रेन पे भी आते हैं, इसके इफ़ेक्ट लंग्स पे भी आते हैं, उसका ब्लड प्रेशर भी फॉल करना शुरू हो जाता है, वो तेज़ तेज़ सांस लेता है और कई बार ऑक्सीजन की कमी भी उसमें होनी शुरू हो जाती है। दौरा पड़ सकता है, बिल्कुल बेहोश हो सकता है और बॉडी बिल्कुल निठल्ली, मतलब ऐसे लगेगा कि जैसे शरीर उसका काम नहीं कर रहा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एकदम से आप इमरजेंसी में बच्चे को गीले कपड़े से ढांप के और इमरजेंसी में आप हॉस्पिटल लेके जाइए। जी जी। अशरफ खान जी एक दर्शक हैं, आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। जी अशरफ साहब, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। हेलो जी जी बताएं अशरफ जी। जी मैं पूछने जा रहा मैडम के जी मैडम, मेरी जो नसें चौक हो रही है तो इसकी वजह से गर्मी में तो मैं सही साट रहता हूँ और सर्दी में जो है कि बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं करते हैं। तो ऐसी वो बताइए आपके जो है ये गर्मी का मौसम में जो स्थिति है वही सर्दी के मौसम में स्थिति रहे। देखिए कुछ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कुछ लोगों को गर्मी में उसके जॉइंट्स और शरीर ज़्यादा काम करता है, लेकिन सर्दी में उनका ब्लड सर्कुलेशन पेरिफेरल बॉडी का कम हो जाता है। इसको हम रेनॉल्ड्स फिनोमेना बोलते हैं, जिसके अंदर उसका सर्दी में यदि ज़्यादा ठंडे पानी में काम करेगा तो उसका हाथ या फिंगर्स उसके पिंक हो जाती हैं और फिर ब्लू होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये रेनॉल्ड्स फिनोमेना का सिम्टम्स मुझे शायद लग रहा है, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अकॉर्डिंगली आपकी इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन के बाद आपका पता लगेगा। जी डॉक्टर मनोज, अब हमारा एक सवाल था जो बीच में रह गया था, क्योंकि एक कॉलर थे जो हम बता रहे थे कि इस मौसम में कई बार बच्चों को भी और हर किसी को समस्या हो सकती है, जैसे डिप्रेशन, माइग्रेन और इसके अलावा याददाश्त की समस्या भी होने लगती है। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। तो इसमें जो पेठा होता है तो पेठे का बहुत फ़ायदा होता है, पेठे का हमें सेवन करना चाहिए। पहले तो एक्चुअली ये है कि हमें गर्मी से पहले खुद को बचाना चाहिए। मैं ये सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि विशेषतः जो बच्चों को है, कई बार माता पिता जो है वो दुकान में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं छोटी मोटी चीज़ लेने के लिए और बच्चों को गाड़ी में छोड़ के जाते हैं। तो गाड़ी में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है और बाहर का तापमान है उससे कई ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो अंदर रहता है। तो बच्चों को गाड़ी के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए, ये मैं बताना चाहूँगा। उसी के साथ साथ में जो वयोवृद्ध है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको भी इसी प्रकार से गाड़ी में नहीं छोड़ना चाहिए। उनको चाहे आप बाहर लेके, जो अगर समझो दुकान है या वो किसी पेड़ है तो उसके नीचे आप बिठाइएगा तो उससे उनको फ़ायदा होगा। तो पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उनको पहले गर्मी से कैसे बचाएंगे। दूसरी बात यह है कि हम खान पान कैसे रखेंगे। तो बच्चों के लिए विशेषता जो है, तो एक तो उनको हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा अगर बहुत छोटा है पेशाब कैसे कर रहा है, पेशाब का रंग अगर किसी का भी अगर साफ़ आता हो तो इसका मतलब उसमें जो पानी की कमी जो है वो बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल ठीक ठाक है। जब पानी की कमी शुरू होती है तो पहले पेशाब का रंग जो है वो गहरा आना शुरू हो जाएगा। तो इसको हमें पहले ध्यान रखना चाहिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जिसको हम ध्यान रखना चाहिए और उसमें भले आपको प्यास लगे ना लगे, अगर थोड़ा थोड़ा पानी अगर दे दें तो फ़ायदा होगा। साथ में हमेशा पानी की बोतल हमने हमेशा साथ में रखनी चाहिए और उसके साथ में चाहे वो नारियल का पानी है, चाहे वो फ्रेश फ्रूट जूस है, गन्ने का जूस है, उसको लेना चाहिए। और विशेषतः दिमाग के ऊपर काम करने वाले जो अन्न सेवन जो पदार्थ जो है, तो इसमें एक पेठा जो है वो दिमाग के ऊपर अच्छा काम करता है, तो इसको हमें सेवन करना चाहिए। दिमाग को हमने तेल लगाना चाहिए, हमें अच्छी से नींद आनी चाहिए। तो अगर अच्छी नींद आती है तब भी हमें फ़ायदा होता है। खाने में हमें दूध दही ये भी रखना चाहिए। रात को सोते समय अगर दूध लेते हैं तो उससे नींद भी अच्छी आएगी और दिमाग भी हमारा अच्छा रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं। एक कॉलर है डॉक्टर प्रदीप साहू हैं, जिन्होंने हमें भोपाल से कॉल किया है। साहू साहब का भी सवाल ले लेते हैं। सर स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या प्रश्न। भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ मैडम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मेरा पहला प्रश्न जो है आयुर्वेद डॉक्टर साहब से है कि डॉक्टर साहब ऐसा कहते हैं
कि जो प्याज का सेवन अधिक करते हैं जो लोग, उनको लू लगने के चांसेस कम होते हैं। इस बात में कितना सच है, और यदि ये सच है तो उसके पीछे कारण क्या, उसमें ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से लू नहीं लगती, यदि ये बात सच है। एक तो ये प्रश्न हो गया आपसे। दूसरा प्रश्न मेरा डॉक्टर साहब से है, डॉक्टर सागर से, कि डॉक्टर साहब जेंडर बेस्ड यदि डिस्टिंक्शन देखें या डिफरेंशिएशन देखें तो लू लगने की संभावना मेल में अधिक होती है कि फीमेल में, और यदि ऐसा सच है तो उसका कारण क्या है? ठीक है, तो सर पहले प्याज मैं उत्तर देना चाहूँगा कि प्याज बहुत खाने से लू नहीं लगती, ये एक गलतफहमी है, इसको हमें नहीं मानना चाहिए। सबसे एक अब जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो लू लगती है वो खुला बदन होने के कारण, खुला शरीर है उसके कारण लगती है, तो शरीर को ढकना चाहिए, क्योंकि शरीर की जो पानी है वो उड़ जाता है, तो शरीर को हम ढके रहना चाहिए और सर को ढका रहना चाहिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मिथ्या बात हम ध्यान में ना रखें कि केवल प्याज है और खाते रहेंगे तो लू नहीं लगेगी, ये बिल्कुल गलत है और इसको नहीं हमें करना चाहिए। पानी की कमी जो है वो किसी ना किसी प्रकार से हमें हमेशा उसकी पूर्तता करनी चाहिए और सर को ठंडा रखना चाहिए। जी डॉक्टर सुभाष, जहाँ तक मेल और फीमेल की बात है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि धूप दोनों को ही बराबर लगती है। यदि हम किसान की बात करते हैं तो आमतौर पे वो कपड़े कम पहनता है और गर्मी में काम करता है, तो आदमी ही ज़्यादा बाहर जाता है। लेडीज़ आमतौर पे घर में रहती हैं, तो चांसेस ये रहेगा कि लेडीज़ को कम लगेगी। लेकिन सिमिलर यदि एक्सपोजर है, जैसे चूल्हे का एक्सपोजर लेडीज़ का है, तो जो फैट लेयर है लेडीज़ में ज़्यादा होती है, औरत के अंदर ज़्यादा होती है, आदमी में फैट का लेयर कम होता है। यदि सिमिलर एक्सपोजर दोनों का है, दोनों ही खेत में काम कर रहे हैं, कटाई कर रहे हैं, तो लेडीज़ को गर्मी लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी बजाय के आदमी के। दूसरा ये है, प्रेग्नेंट फीमेल हो या जिसको कोई भी बीमारी, जैसे लंबी बीमारी है, शुगर की बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस है, रीनल फेलियर है, लिवर डिजीज़ है, इस तरह से कि यदि कोई किसी को तकलीफ़ है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, तो उनको लू लगने की संभावना ज़्यादा रहेगी। डायबिटिक पेशेंट के लिए जिनको शुगर की तकलीफ़ है, लू लगना बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है। जी बिल्कुल सर, जो आपने अभी जिक्र किया तो उसके बारे में भी मैं और विस्तार से आपसे जानना चाहूँगी कि वो लोग जो कि बीपी की दवा ले रहे हैं, शुगर की दवा ले रहे हैं और भी अगर उनके कुछ मेडिकेशंस चल रहे हैं, तो इस मौसम में क्या उन्हें और सजग रहने की आवश्यकता है? उन्हें किस तरह का खतरा हो सकता है? कैसे हीट स्ट्रोक या फिर जो बढ़ता हुआ तापमान है वो उन्हें गिरफ्त में ले सकता है? जानेंगे इसके बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपको बता दें। आज हम बात कर रहे हैं भीषण गर्मी में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में। कैसे इनके लक्षण समझें, कैसे अपना बचाव करें, स्वस्थ रहें इस बढ़ते हुए तापमान में भी। एक कॉलर है हमारे साथ, आइए उनसे बात करते हैं। रमाशंकर जी हैं, रमाशंकर तिवारी जी, उत्तर प्रदेश के गोंडा से इन्होंने कॉल किया है। जी तिवारी जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताएं क्या प्रश्न है? जी सर, प्रश्न ये है कि जैसे गर्मी में अगर बाहर चले तो ये लू से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए विशेष रूप से? ठीक है, यही सवाल है, कुछ और भी आपका सवाल? हाँ, एक और सवाल है सर। जी बताएं। जैसे जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे जैसे चक्कर करे ऐसे आ जाता है, मतलब सोने को उठने के बाद में जैसे घूमने की तरह। अच्छा ठीक है, चक्कर आते हैं। हाँ, तो जैसे लू से बचाव पर हमने काफ़ी चर्चा की है, बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन क्योंकि आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपके लिए एक बार फिर से दोहरा देते हैं। सर एक मुझे लगता है एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि गर्मियों में जो गर्मी है, हीट स्ट्रोक है, जो लू है, उससे बचने के लिए क्या क्या किया जाए। एक संक्षिप्त में बताना चाहूँगा जो हमने अभी बात करी। पहला तो यह है कि
हमें शरीर की जो नमी है उसको बचा के रखना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य में ये बताना चाहूँगा कि जो अभी की गर्मी है और जो जुलाई अगस्त में जो गर्मी होती है, दोनों में अंतर ये है कि अभी की गर्मी जो है वो सूखी गर्मी है, और सूखी गर्मी में शरीर का पानी जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसमें हम आमतौर पे अगर कहते हैं कि मतलब आइसक्रीम खाए तो फ़ायदा होगा या फ्रिज का ठंडा पानी पिए तो फ़ायदा होगा, तो वो नहीं होगा। उससे अच्छा है कि हम मटके का पानी पिए। दूसरी बात है कि एसी के बदले अगर हम कूलर चलाएंगे तो कूलर से हवा में हल्की सी नमी भी रहती है, तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है और इससे हवा जो है वो एक कंफर्टेबल ठंडा रह जाता है, तो इसको हम प्रयोग करें। दूसरा ये है कि जो धनिया जीरा डाल के हल्का सा वो कूट के रात को पानी उसमें डाल के रखें और सुबह उसको मटके में डाल के ठंडा करके पिए, तो इससे नमी ये बची रहेगी। नींबू का शरबत हमें पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, और जो कुदरत ने अलग अलग जो फल फूल इस प्रकार से अभी इस पर्टिकुलर मौसम में जो दिए हैं, जो आज मार्केट में हमें मिलते हैं, जिसमें लौकी है, जिसमें खीरा है, जिसमें तरबूजा है, जिसमें परवल है, तो ये सारी जो सब्जियां हैं इसको हम अगर खाने में रखें तो इससे हमें फ़ायदा रहेगा। जी सर, दूसरा सवाल, इनको चक्कर आते हैं सुबह उठते हैं तो? सुबह उठ के जो चक्कर आते हैं उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि अगर बीपी की बीमारी हो तो उससे भी चक्कर आ सकता है, तो हमें ब्लड प्रेशर पहले देखना चाहिए कि ब्लड प्रेशर तो सही है ना। मुझे पता नहीं कि इनकी उम्र क्या है, लेकिन जो वृद्ध लोग होते हैं अगर वो जल्दी से अगर उठते हैं तो उसको और खड़े रहते हैं तो उसके में वो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जिसको कहते हैं कि एक क्षण के लिए, 2 क्षण के लिए जो है वो ब्लड फ्लो दिमाग में आने के लिए टाइम लगता है, और उसमें उस दौरान एक चक्कर आ सकती है। तो ये भी संभावना हो सकती है। गर्दन में अगर बीमारी है तब भी, अगर जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस कहते हैं उसके कारण भी चक्कर आ सकते हैं। तो चक्कर आने के कई कारण हो सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके लिए अगर डॉक्टर को देखें और दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार विशेषज्ञ से दिखा लें तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर सुभाष, एक तो हमारा जो ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया था कि जो कई जो पेशेंट्स हैं, बीपी है, शुगर है, और अगर किसी तरह की मेडिकेशन पर है, तो इस बढ़ते हुए तापमान में उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे कि हम देखते हैं जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जैसे अब आजकल गर्मी है, गर्मी में हमारा बॉडी का जो हार्मोनल सिस्टम भी चेंज हो जाता है। हमारी अपनी जो क्षमता है किसी भी बीमारी से लड़ने की कम हो जाती है। जहाँ तक कुछ एक स्पेसिफिक बीमारी की बात करें, जैसे हम डायबिटीज़ की बात करते हैं, तो डायबिटीज़ एक्सट्रीम हीट एक्सपोजर में बहुत ज़्यादा डिरेंज हो जाती है, बॉडी से पानी भी कम हो जाता है। तो कई बार ज़्यादा ही शुगर बढ़ने से और पानी शरीर में यदि कम है तो बेहोशी की हालत में चला जाता है, और भी कॉम्प्लिकेशन कहीं हो सकती हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को बड़ा ध्यान रखना है कि उनका शुगर गर्मी की वजह से डिरेंज होगा तो वो अपना रेगुलर चेकअप करवाएं, डॉक्टर के अकॉर्डिंगली अपनी रेगुलर मेडिसिन लें। यदि शुगर बढ़ रहा है तो अपनी मेडिसिन बढ़वा लें, डॉक्टर से चेक करवा लें। उसी तरह से दूसरी बीमारियों की हम बात करते हैं, ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर भी जब एक्सट्रीम जो हीट एक्सपोजर होता है वो आपका बढ़ जाता है। यदि किसी का मेडिसिन्स प्रॉपर नहीं लिया जा रहा और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि आपको समझ में आपको आती हैं, उसी तरह से वो सारी कॉम्प्लिकेशन उसमें हो सकती हैं। चाहे वो पैरालिसिस का अटैक है, कार्डियक पेन हो जाता है, चेस्ट पेन की वजह से, चेस्ट पेन में यदि ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो हार्ट अटैक की फॉर्म में चला जाता है। तो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं। किडनी फेलियर वाले पेशेंट को भी गर्मी में बहुत दिक्कत होती है। तो क्रॉनिक कंडीशन जो भी लगाएंगे आप, उसके अंदर गर्मी के एक्सपोजर की वजह से हमें मैक्सिमम विजिलेंस चाहिए कि हम अपने टेस्ट करवाएं और डॉक्टर को सलाह लेके अपनी दवाइयाँ अकॉर्डिंग रेगुलर टाइम पे खाएं, और अपने आप कुछ खरीद के ऑन द काउंटर ना लें। बिल्कुल सर, इसके साथ ही एक चीज़ जो हम बीच में शायद वो कवर नहीं हो पाई, मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो संक्रमण इस टाइम पे जो हम देखेंगे, दोबारा से मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, पानी का जो गंदा पानी हम पीते हैं, एक तो उस पर ध्यान रखना है कि पानी हम साफ पिएं, उसकी वजह से डायरिया, डायसेंट्री बहुत कॉमन होगा। दूसरा, यदि हमारी सराउंडिंग में मक्खियां हैं तो वो हमारे खाने को और पानी को दूषित करेगी, उसकी वजह से टाइफाइड, कॉलरा और डायसेंट्री तीनों ही चीज़ें होने की संभावना है। वायरल हेपेटाइटिस भी आपको हो सकता है। तो इस दौरान इस चीज़ से बचिए कि अपना खाना ताज़ा खाइए, ढक के रखिए, मक्खियों को पनपने मत दीजिए। इसके साथ ही इस सीज़न में मैडम ने पहले भी बीच में अंजू ने बोला था कि मच्छर भी बहुत ज़्यादा है, कि शाम को भी निदान नहीं मिल रहा। उसके लिए
चलिए अपने सराउंडिंग एरिया में आप साफ रखिए। वैसे आमतौर पे ये देखा जाता है जब गर्मी बहुत तेज हो जाती है तो मच्छर पनपने कम हो जाते हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। लेकिन एक चीज देखने को जरूर मिलती है कि घर के ठंडी जगह में जरूर मच्छर छुपे रहते हैं और वो नुकसान हमें पहुंचाते हैं। तो मच्छरदानी पहनिए, मच्छरदानी में सोइए, आपने पूरे स्लीव्स के कपड़े पहनिए और सुबह शाम जिस टाइम पे मच्छर मैक्सिमम अटैक करता है उस टाइम पे जब यदि बाहर जा रहे हैं तो अपना ज़्यादा ख्याल रख के अपने चाहे ज़रूरत लगता है तो ओडोमास टाइप जो क्रीम, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा, कुछ एक क्रीम आप लगा सकते हैं जिससे कि मच्छर आपको ना काटे। घर के अंदर भी हम कुछ एक केमिकल्स ऑल्दो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं वो भी कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं ताकि मच्छरों से बचाव करें। जी ठीक है सर, कुछ हमारे पास एक ईमेल सवाल ले लेते हैं सर, फिर साथ साथ आप बताइएगा। ये रमेश प्रजापति है जिनका कहना है कि इनकी उम्र 45 साल है, पेट में मरोड़ होती है, दर्द भी रहता है, भोजन करने के 15-20 मिनट बाद इन्हें मोशन शुरू हो जाते हैं, तो क्या इसका भी गर्मी से किसी तरह से संबंध है, जानना चाहते हैं सर। मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा कि जैसे किसी व्यक्ति को यदि बिल्कुल पतला स्टूल नहीं आ रहा और सिर्फ खाना खाने के इमीडिएटली बाद फॉर्म्ड स्टूल आ रहा है तो हम इसको आमतौर पे IBS बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। उसकी बहुत सारी कंडीशंस है। ऑल्दो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम लेबल करने से पहले हम कुछ एक डिजीज का स्क्रीनिंग करते हैं, तब हम उसको लेबल करके उसके लिए IBS के लिए यूजुअली आमतौर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता और उसको उससे कुछ डरने की बात भी नहीं। लेकिन इसी तरह के सिम्टम्स किसी भी व्यक्ति में ट्यूबरकुलर यानी कि इंटेस्टाइन का TB है तब भी हो सकते हैं, या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है जैसे क्रॉनिक मेबियासिस है या जियार्डियासिस है उससे भी हो जाते हैं। कुछ लोगों में वर्म है पेट में उससे भी, तो मल्टीपल कंडीशन है। प्लीज अपने डॉक्टर से एक बार दिखाइए और अकॉर्डिंगली आप करें। सर आप भी कुछ कहना चाहते हैं? वैसे घरेलू उपचार में इसमें बताना चाहूँगा कि जैसे जायफल है तो जायफल को आप अगर थोड़ा सा घिस के उसको लेते हैं तो जो दस्त लगना है वो कम हो जाएगा। अनार को अगर हम खाने में रखेंगे तो अनार भी फ़ायदा करता है कि जो आपकी जो दस्त है उसको कम करेगा। तो ये घरेलू उपचार है कि जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। जो सौंठ है तो सौंठ का पाउडर है वो थोड़ा सा घी के साथ में ले सकते हैं ताकि आपका जो पाचन है वो सुधर जाएगा, इससे फ़ायदा हो सकता है। मच्छर के लिए मैं बता रहा था कि जो शाम को नीम के पत्ते का अगर थोड़ा सा हम धुआं करते हैं तो उससे भी बहुत फायदा होता है। ये गांव में सभी जगह नीम आजकल मिलता है, पेड़ होते हैं और जिसमें कोई केमिकल अलग से नहीं है, तो इससे भी फायदा हो सकता है। ठीक है सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर हम अभी तक नहीं पहुंच पाए, शिशुओं की बात करें। वो बता भी नहीं पाते अपनी समस्या और उन्हें भी अगर गर्मी से कोई प्रभाव हो रहा है तो क्या करना चाहिए और कैसे समझे? बहुत कम शब्दों में समय खत्म हो रहा है। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। शिशु 1 साल से जब छोटा होता है तो बोल नहीं पाता, अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बता पाता। लेकिन शिशु को जो मदर उसको जो पालती है, मदर इज द बेस्ट डॉक्टर। उसको मदर को पता लगता है मेरे बच्चे को इस टाइम पे क्या प्रॉब्लम है। यदि प्रॉब्लम लगे अपने आप इलाज ना करके शिशु वाले डॉक्टर यानी कि पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। उसका शरीर बहुत छोटा है, उसमें पानी भी बहुत कम है। कभी भी यदि छोटे बच्चे को उल्टियाँ या दस्त लगे तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाइए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं बताना चाहूँगा कि बच्चों को विशेषतः जो माता का दूध पीते हैं तो माताओं ने उनको हमेशा दूध देना चाहिए। बाहर का पानी जो है वो ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, अगर उसमें कुछ फोड़े फुंसी इस प्रकार से कुछ अगर दिखाई देते हैं या उसका शरीर का तापमान जो है वो अगर लगता है कि गर्म है तो तुरंत जो है वो बच्चों के डॉक्टर है उनकी सलाह लें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुभाष सर आपका भी, डॉक्टर मनोज सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने बहुत ही अच्छे से आज के विषय को समझाया और हमारे दर्शकों की ईमेल्स और उनके कॉल्स के जवाब दिए और हमें पूरी आशा है कि आपकी तरफ से जो सलाह दी गई है उससे हमारे दर्शक अवश्य लाभान्वित होंगे। हमारे किसान खेतों में जब जाएंगे, कृषि कार्य करेंगे तो आपकी सलाह का अवश्य ध्यान रखेंगे और स्वस्थ रहेंगे। चलिए अब दोस्तों आपको बता दें कि पिछले सप्ताह हमें बहुत सारे ईमेल्स आए हैं और उनके बारे में आपको बता दें। हमारे पास पंजाब से जतिंदर जी का एक ईमेल आया है, उन्होंने क्या कहा है वो बता दें आपको। उन्होंने जानना चाहा है कि शिशु का मल जो है उसमें खून आता है तो इसके लिए क्या करें। इसी तरीके से एक और हमारे पास ईमेल आया है, आइए उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि वो ईमेल क्या है। ये है ईमेल हमारे पास पुणे से आया है और साझी जी हैं जिन्होंने मेल किया है और कान से पानी आने की समस्या
समस्या के बारे में ये बता रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र से एक और हमारे पास यहाँ पर सवाल आया है। महाराष्ट्र के बारामती से प्रतिभा शर्मा ने लिखा है कि माइग्रेन की समस्या है और उनकी माँ को कई समय से माइग्रेन की समस्या है, जिसके कारण वो काफ़ी परेशान रहती हैं। तो ऐसे में क्या करें? तो दर्शकों को बता दें आपको कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को हम लेकर हाजिर हों और इसकी सूचना आपको कार्यक्रम के माध्यम से 2 दिन पूर्व यानी टेलीविज़न के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि इस विषय पर हम कार्यक्रम करने वाले हैं। आप इसी तरह हमें मेल करते रहें, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाते रहें ताकि उनका हम समाधान अपने विशेषज्ञों से ले सकें। हमारा ईमेल आईडी नोट करें swasthkisanlive@gmail.com। इसी के साथ ही आज के लिए स्वस्थ किसान में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें और हाँ, गर्मी से अपने आप को बचाने के तमाम उपाय ज़रूर करें। बहुत आवश्यक ना हो तो घर में ही रहें और अगर बाहर निकलें तो अपने आप को धूप से बचाएं। नमस्कार।